नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। आज हम बात करेंगे। देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, और जब नहीं है तो नहीं है तो जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो करना जरूरी है। कोई नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई देना जरूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट किया है, तो आर्बिट्रेशन होता क्या है, आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया से आपका क्या नुकसान हो सकता है, आर्बिट्रेशन की नोटिस आने पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आर्बिट्रेशन क्या है, इसका जन्म कब हुआ, तो आज इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना देना, ताकि आर्बिट्रेशन से रिलेटेड आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, 1996 में इसका जन्म हुआ था। 1996 के पहले लोन डिफॉल्ट होते थे, उस समय भी होते होंगे। लोन डिफॉल्ट होते थे, उस समय उनके पास ये प्रक्रिया नहीं थी, तो सिविल केस हुआ करते थे। तो सिविल केस हुआ करते थे, बहुत सारे केस हो जाते। हमारे देश में जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है, तो कोर्ट में बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया है, केस बहुत ज्यादा हो जाते थे। तो उस केस को कम करने के लिए, कोर्ट के बाहर ही शॉर्ट आउट करने के लिए नियम आया था, आर्बिट्रेशन एक्ट बनाया गया था, ताकि लोन लिए हैं, डिफॉल्ट किए हैं, नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आपसी सहमति से आर्बिट्रेशन एक्ट बनाया गया था, ताकि आपसी सहमति से केस को समाप्त कर लिया जाए, कोर्ट के बाहर और कोर्ट न जाना पड़े। आपसी सहमत करने वाला जो होता था रिटायर्ड जज, आर्बिट्रेटर जो होते हैं, या सीनियर अधिवक्ता, या कोई गजेटेड ऑफिसर, जो रिटायर्ड गजेटेड ऑफिसर होते हैं, वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं। जिनको लॉ की समझ, जिनको जानकारी हो, रिटायर्ड जज हो सकते हैं, तो ये लोग होते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर नाम का हमारे यहां इंडिया में कोई जज नहीं है। रिटायर्ड जज वह जज जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनकी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं जिस दिन आपने रिटायर्ड हो गए। तो रिटायर्ड जज ये फैसला करते हैं। इसमें जजमेंट नहीं, इसमें अवार्ड पास होता है। उसके बाद अवार्ड को एग्जीक्यूशन कराने के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता है, उसके बाद वो एप्लीकेंट होता है, फिर लागू हो सकता है। डायरेक्ट अवार्ड लागू नहीं होता। तो आज इसके बारे में हम बात करें। बहुत सारे लोग कहते हैं, सर मैंने आर्बिट्रेशन एक्ट पे कोई साइन ही नहीं किया, कोई मैंने परमिशन ही नहीं दिया, तो हमारे ऊपर तो आर्बिट्रेशन एक्ट लागू नहीं हो सकता। तो आर्बिट्रेशन, आपने लोन लिया है, ऑनलाइन लोन लिया है चाहे ऑफलाइन लोन लिया है। यदि आपने ऑनलाइन लोन लिया है तो आपसे परमिशन मांगे जाते हैं, और आपने ऑफलाइन लोन लिया है तो उसपे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन किए जाते हैं। तो उसमें 50 तरह के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जिस 50 तरह के टर्म्स एंड कंडीशन में एक ये भी ऑप्शन होता है आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट का, कि यदि आपने लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो आपके ऊपर आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट लागू हो जाएगा। उसी के अंदर जो इतने टर्म्स एंड कंडीशन, उसी के अंदर आपका ये क्लॉज होता है आर्बिट्रेशन का। तब ईएमआई नहीं दे पाते हैं तो आर्बिट्रेशन एक्ट आप पे एप्लीकेट हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसका बचाव क्या है, इसका लॉफुल बचाव क्या है, इसमें आपत्ति कैसे देनी है। 8 पॉइंट होते हैं, 8 पॉइंट होते हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, जजमेंट की कॉपी अटैच करके आपको देना है। उसमें 8 पॉइंट होंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट की कॉपी को अटैच करके देंगे, तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जो गलत तरीके से कर रहे हैं वो आप पे एप्लीकेट नहीं होगा। पहला काम, आर्बिट्रेशन का आपत्ति पत्र जो दे रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल होने का मतलब, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया अदर स्टेट में कर रहे हैं तो लॉफुल नहीं है, आपको होम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। आप हैं दिल्ली के, आपकी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया हो रही है मुंबई में, मुंबई के है कलकत्ता में, कलकत्ता के है चेन्नई में। आपके घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, लॉफुल नहीं है। आर्बिट्रेशन का जो लिंक भेजा जा रहा है कि आपको ये लिंक में क्लिक करना है, आज के समय में इतने फ्रॉड चल रहे हैं, गवर्नमेंट भी कह रही है कोई लिंक को, अनजाने लिंक को आप ओपन मत करिए, और आप लिंक भेज रहे हैं, मेल पे लिंक भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, तो ऐसे लिंक्स का कोई मतलब नहीं होता है, ये भी लॉफुल नहीं है। तो आर्बिट्रेशन का इसका लिंक पे जो जवाब देना है, उसको ऑब्जेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। 8 पॉइंट होते हैं, 8 पॉइंट के कि हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, आर्बिट्रेशन में जो जो प्रक्रिया होती है, आप सहमत नहीं है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी होनी चाहिए। तो पूरा ऑब्जेक्शन बनाना होता है, 8 पॉइंट का ऑब्जेक्शन बनेगा, उसके बाद उनको भेज देंगे, ताकि आपके ऊपर आप आर्बिट्रेट, यदि आप
ऑब्जेक्शन नहीं भेजते हैं तो यदि आप ऑब्जेक्शन नहीं भेजते इसका मतलब आपने जो आर्बिट्रेशन की नोटिस आई है उससे सहमत हैं, आपने सहमत है, आपको कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आपने आपत्ति नहीं किया। यदि आप आपत्ति करते हैं इसका मतलब आपने असहमति जता दी, असहमति हो गया, और ये रजिस्टर्ड डाक से भेजिए, स्पीड पोस्ट से भेजिए, आर्बिट्रेशन का आपत्ति पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिए, उसके बाद ट्रैकिंग आईडी निकाल लीजिए। ऐसे आपको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया का जवाब देना जरूरी है, नहीं तो आपके अगेंस्ट में अवार्ड पास हो जाएगा, और अवार्ड पास हो जाएगा तो अवार्ड में ये आपके जो चल संपत्ति है, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, एसी, पंखा, कूलर, प्रिंटर, लैपटॉप, बहुत सारी चीजें होती है, इसको अटैच कर सकते हैं। आपके अगर बाइक है, कार है, अगर वो लोन पे नहीं है तो उसको भी अटैच पे कर सकते हैं। यदि लोन पे है तो नहीं कर सकते, क्योंकि लोन पे है तो उसके मालिकाना हक आपके पास नहीं है। तो आपत्ति पत्र देना जरूरी है। आर्बिट्रेशन यदि आप आपत्ति पत्र दे देते हैं तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होना चाहिए और एक निष्पक्ष आर्बिट्रेटर नियुक्त होना चाहिए, निष्पक्ष आर्बिट्रेटर नियुक्त होना चाहिए। तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया अगर आप सहमत नहीं है तो उस पर आपको आपत्ति पत्र देना बहुत जरूरी है, और वो भी आपत्ति पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से दीजिए। यूट्यूब पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत गाइड भी कर देते हैं, आर्बिट्रेशन में ये चीजें हैं, ऐसे हैं, नहीं जवाब देंगे, कोई जरूरत नहीं है, तो मिसगाइड मत होइएगा। आप कभी भी राय लीजिए, कभी भी कोई काम करिए तो एक्सपर्ट एडवोकेट से, जिसके नाम के आगे एडवोकेट लगा हो, रजिस्ट्रेशन हो, एआईबी का एग्जाम पास किया हो और वो रियल में एडवोकेट हो। नहीं तो बहुत झोला छाप ऐसे ही घूम रहे, कुछ भी हैं कि नहीं है, बस कोट पहन लिए और बताने लगते हैं मैं एडवोकेट। तो बचिए, फर्जियों से बचिए, थोड़ा सा डाउटफुल है ये सब चीजें, क्योंकि आपने कहीं भी ऐसा ना हो कि आप एक्सपर्ट के चक्कर में कहीं गलत जगह पे दवा ले लिए, जैसे झोला छाप होते हैं, तो वहां पे नहीं, एक्सपर्ट से ही कोई काम हो एक्सपर्ट से कराइए। और उसके बाद यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट करके नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता हो जाता है। यदि आपको पता हो गया तो आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए, आपका 50% तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से दीजिए, जिसपे एडवोकेट का नाम, उसका चैम्बर नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टैंप लगी होनी चाहिए, ताकि कंपनी को अवगत कराने के लिए कंपनी उसको रिकॉर्ड पे रखे। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाना चाहिए, ताकि उसकी ट्रैकिंग आईडी निकल सके कि मैंने जो नोटिस भेजा था उसका रिप्लाई, उसका आपके यहाँ डिलीवर्ड हो चुका है। आरबीआई की गाइडलाइन है, आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपनी परिस्थितियों से कंपनी को अवगत कराना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अवगत करा देते हैं तो कंपनी को उसको रिकॉर्ड पे रखना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं भी देते हैं तो आपके माध्यम से जाना जरूरी है, क्योंकि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किए, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि मैं लोन की ईएमआई अब नहीं दे पाऊंगा, तो आगे नहीं दे पाऊंगा, तो उसके लिए आपको लीगल प्रायर नोटिस किसी एडवोकेट के माध्यम से आप जरूर दें। और कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस आए, डिमांड नोटिस आए, आर्बिट्रेशन नोटिस आए, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस आए, या एनआई एक्ट चेक बाउंस का नोटिस आए, सेम डे बेल हो जाती है, सेम डे बेल हो जाती है। मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करा दूंगा। कोई नोटिस आती है तो उसका ऑब्जेक्शन बना के दे दूंगा, आप उसका ऑब्जेक्शन जरूर दे दें। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।